दोस्तों, आज मैं आपको पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराऊँगा जो पर्यावरण की समस्या के ऊपर होगा। मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि वो सारा चीज़ को इसमें शामिल कर सकूँ और आपको वो सारी चीज़ों को हाइलाइट करके बता सकूँ जिससे क्वेश्चन आते रहे हैं और जिससे क्वेश्चन कंप्लीटली पूछा गया है। ठीक है, जैसे आज हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण की समस्या में अम्ल वर्षा हो गया, ग्रीन हाउस का प्रभाव हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे पर्यावरण का क्वेश्चन आता ही है। और इतना डिटेल में डीप में क्यों करा रहे हो करके आप इनबॉक्स करते हो तो आपको मैं बता दूं, मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे। ठीक है, भले ही आप क्या करो, जो टफ है ना, जो कठिन है उसे आप छोड़ दो, लेकिन मैं चाहता हूं जो इजी है वो आपसे ना छूटे, सरल आपसे ना छूटे। तो इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, मैं आज आपको अम्ल वर्षा के बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए, उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस उसमें ये देखना है कि किताबें, कंटेंट, नेट वेट सब चीज़ में आपका अवेलेबल है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या छोड़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है वो आपको पता है। और इसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप एक अच्छी रणनीति बना करके एक अच्छे सेगमेंट में अपने सिलेबस को बाँट करके आप उसको कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। चलिए देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग देखते हैं कि एसिड रेन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन आता था। देखिए, सीजीपीएससी ने एडीआई में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था, इसलिए इसको शामिल किया गया है। अम्ल वर्षा किसने खोज किया? तो रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने किया था। रॉबर्ट स्मिथ करके या तो शॉर्ट में देगा या पूरा देगा, तो केवल तो या तो रॉबर्ट दे सकता है या स्मिथ दे सकता है, या रॉबर्ट स्मिथ दे सकता है, या रॉबर्ट एक्स स्मिथ इसका पूरा नाम है वो दे सकता है। तो ये इन्होंने खोज किया था। उत्तरदायी गैस इसके लिए कौन-कौन से हैं? आपको वो चीज़ जानना है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 गैस हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है? आपको ये 2 बातें याद रखना है, एक तो खोजकर्ता, एक उत्तरदायी गैस। ठीक? अब आपको देखना है निर्मित अम्ल। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य कारक गैसीय सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों से ही अम्ल वर्षा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलने के बाद। ये गैसें जो होता है वो रिफाइनरीज खनिज जैसे तेल, डीज़ल, पेट्रोल, कोयला आदि के जलने से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो जो रिफाइनरी गैस है उसके जलने से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना लेता है। किससे क्रिया करके? तो वायुमंडल के आर्द्रता से, जो आर्द्रता होता है ना, ह्यूमिडिटी, उस आर्द्रता से क्रिया करके वो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें को पूछा था कि ये किससे क्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्लियर? अब इसमें और इन अम्लों के वर्षा के साथ घुलने से, किसके साथ? देखिए, ये किसके साथ घुल रहा है? तो अम्लों के वर्षा के साथ घुलने से वर्षा की प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। बस इतना याद ना, तो ये दो सल्फ्यूरिक अम्ल को उत्तरदायी है उसको याद रखना, और एक नाइट्रिक अम्ल उत्तरदायी है वो याद रखना। पानी के साथ में वर्षा के साथ मिल जाता है तो प्रकृति अम्लीय हो जाती है। देखिए, यहाँ पे देखिए, आप समझ सकते हो, पानी मिल रहा है यहाँ पे, है ना? तो आपको क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया, और उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की आर्द्रता से हम लोग वही पढ़े थे, तो उससे क्या है, नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। फिर कार्बोनिक अम्ल CO2 प्लस H2O दोनों मिलने के बाद में आपका H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना रहा है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को ACF में पूछा था केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। बाकी इसको ज़्यादा नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट स्मिथ ने। उत्तरदायी गैस कौन है, बस इतना आपको ये 2 चीज़ें पूछता है। और तीसरा आपको पूछता है ये इसका फुल फॉर्म, मतलब इसका नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बस ये 2 चीज़ को इसमें ध्यान रखना है, ये दोनों को पूछता है। ठीक है, स्रोत है, स्रोत कहाँ से ये निकलता है? तो आपको बताया था अभी मैं, कारखाने की चिमनी, बस, स्वचालित वाहन, जितने भी इस टाइप के जो गैस है ना, इस टाइप की चीज़ों के वहाँ से निकलता है। अब देखिए, सामान्य वर्षा भी थोड़ी सी अम्लीय होती है।
5.6 pH मान वर्षा के संदर्भ में क्रांतिक मान होता है। अब आपको बोला जाएगा कि क्रिटिकल वैल्यू या क्रांतिक जो मान होता है उसका pH मान क्या होता है। इतना मान वर्षा के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि वर्षा के संदर्भ में pH वैल्यू, तो 5.6 को ही क्रांतिक मान लिया जाएगा। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से अगर कम होता है, ठीक है, तब इस प्रकार के वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो ये आप डेटा को याद रखेंगे। वर्षा के जल का pH वैल्यू अगर 5.6 से कम होता है तो इसे आप क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। इससे प्रभावित देश का अगर नाम पूछा जाए तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन को याद रखना, पूछा था पीएससी ने, स्कैंडिनेवियन को, है ना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो कंट्री है ये आपको पूछा जाएगा, क्योंकि स्वीडन का बहुत ज़्यादा पूछा है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब जो कंट्री आता है इसमें स्वीडन को बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि स्वीडन में देखा गया था करके। ये देखो एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही है, प्लांट है समझ लो, उसका यहाँ से देखो गैस वैस निकल रहा है, फिर यहाँ पे बारिश के साथ में ये मिलेगा, क्रिया करेगा, है ना, वाटर के साथ में। ये सब चीज़ें को आपको देखना है बस। खोजकर्ता किसने किया, उत्तरदायी गैस कौन है, ये यहाँ से पूछता है। अब इसके क्या प्रभाव है, तो देखो ताजमहल पीला पड़ गया हल्का हल्का, ठीक है। भवन, लकड़ी, स्टील, सीमेंट, पत्थरों के निर्माण को क्षति कर रहा है ना। इससे क्या हो रहा है, पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अर्थात तो अम्ल वर्षा किसको प्रभावित कर रहा है, तो वनों को प्रभावित कर रहा है। बहुत से जीव जंतु जल में अपना जीवन चक्र चलाती है, इनकी अंडों और बच्चों पर अम्ल वर्षा का व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा से मृदा की प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे कुप्रभाव क्या वनस्पति व फसलों पर पड़ता है। हाँ यार भाई, जाहिर सी बात है यार, जब अम्लीय एसिड नीचे ज़मीन पे धरती पे गिरेगा तो धरती का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अम्ल हो जाएगा, उसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात उसे फसल का नुकसान होगा। तो बस वही चीज़ है, मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका मेंस में भी ये चीज़ काम आ जाए, है ना। अब अपन देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको समझेंगे। सबसे पहले संकल्पना किसने दिया था, तो जोसेफ फोरियर ने दिया था, फ्रांस का वैज्ञानिक था। 1824 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सामने लाया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस प्रभाव को। किसने दिया था ग्रीन हाउस प्रभाव का संकल्पना, तो जोसेफ फोरियर ने दिया था। कब, 1824 में। इसमें ये पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसे गैसों को बताएं, ऐसा करके पूछा जाता है ना, जिसमें क्या जो वायुमंडल के गैस है उसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कुछ वायुमंडलीय जो गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इसी को, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि मुख्य हैं। ये गैसें कांच की तरह होती है। किसकी तरह, तो कांच की तरह होती है। पहली बात, किसकी तरह होती है ये गैसें कांच की तरह होती है। और जो सौर ऊर्जा को, ध्यान से समझना, सौर ऊर्जा जो सूर्य का ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक आने तो देती है, किंतु ऊपर जाने नहीं देती। ये गैसें किसकी तरह होती है, तो ये गैसें ग्लास की तरह या कांच की तरह होती है, जो ऐसे करके कहना चाहिए कि आने तो दे देता है लेकिन इनको वापस जाने नहीं देता, ठीक है। जिस कारण से जो धरती है हमारा, उसमें गैस रुक जाता है और ये पूरे वायुमंडल में बैठ जाता है, और इसी कारण भूतल का तापमान में निरंतर वृद्धि हो रहा है। धरती के तापमान में, यही क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। अब आपको देखना है कि इसके अंदर में क्या क्या गैसें आता है। देखिए भाई, कुछ याद हो या ना हो, भले परसेंटेज आपको याद नहीं रहेगा कि किसका कितना परसेंट है, लेकिन आपको इतना पता रहे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या क्या गैस आता है। तो CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन आता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ठीक है। फिर PFC भी आता है, पर फ्लोरोकार्बन। फिर HFC आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फिर HF6 आता है, हेक्साफ्लोराइड। फिर O3 आता है, ओजोन को जरूर याद रखना। फिर आता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारा जो 8 जो आपको जो बताया हूँ, सारे इम्पोर्टेंट कार्बन जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सभी ग्रीन हाउस गैस में आता है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत प्रभावित करने वाले गैस है ये। एक क्वेश्चन पूछा था 2016 में CGPSC में
कि सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका CO2 कहते हैं, को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता है, परंतु इसे ग्रीन हाउस गैस में शामिल विकल्प का चयन किया गया था। किसने किया था? तो PSC ने किया था। सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें, ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन PSC ने क्या लिया था? इसको शामिल कर दिया था। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पॉइंट करके स्पेशली आपको बता रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा कि मैं अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया हूँ कि इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनने में मतलब थोड़ा हेल्प होता है। ये एक्चुअली अम्लीय वर्षा में आता है, लेकिन PSC ने क्या किया था, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत ले लिया था कि भाई ये गैस भी उसमें शामिल है करके, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन PSC ने ऐसा लिया था। तो आपके नॉलेज में रहे, आप अपने विवेक से इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि नहीं आता, लेकिन इन्होंने PSC ने लिया था। ठीक है, कब? 2016 में। इसमें एक बात थोड़ा सा हमको याद रखना है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हाईलाइट करके विशेष में अपन डाल दिए हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, और जो है मैं उसको सीधा सीधा बता दूंगा। जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बस उसी पे मेहनत करना भाई, एक्स्ट्रा अपना एनर्जी मत करना, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में अपने आप में एक PhD करने वाला कंटेंट है, लेकिन उतना नहीं घुसना है हमको। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्रश्न ऐसा आता है बेटा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है, उसके लिए आपको बताना है। तो इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कारण से CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। CO2 गैस लाभदायक, समझना यहाँ पे क्या लिखा है इस पॉइंट को, CO2 गैस लाभदायक प्रकाश संश्लेषण हेतु है, और हानिकारक जो गैस हानिकारक है किसके लिए? तो वैश्विक तापमान हेतु। दोनों प्रकृति के लिए उत्तरदायी गैस है। दो बातें समझ रहे हो ना, कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की क्या दिक्कत है यहाँ पे और क्या अच्छापन है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे पौधों का भोजन मिलता है, भोजन बनाते हैं इस क्रिया के द्वारा, और वो प्रकृति को क्या करते हैं, जीवन देते हैं, हवा देते, उससे पौधा को क्या मिलेगा, पौधों को भोजन मिलेगा, तो पौधे अच्छे रहेंगे, तो जैविक अच्छी रहेगी, जैविक अच्छी रहेगी तो जीव अच्छे रहेंगे, जीव अच्छे रहेंगे तो पर्यावरण में कहना चाहिए कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन होगा, लोग इसमें ज़्यादा काइंड्स के स्पीसीज देखने को मिलेंगे, प्राणी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लाइवली एक जो होता है ना, इनकी जंतुओं की जीविका अच्छी रहेगी। लेकिन ये हानिकारक क्यों है? तो विश्व में इसका तापमान बढ़ रहा है, इसलिए दोनों तरीके से इसको समझना पड़ेगा, है ना। अगर CO2 गैस ना हो तो, पहला बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे बताया हूँ। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि CO2 गैस ना हो तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिससे सभी जीव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगा उनका। ठीक है, अब आपको इसमें ग्रीन हाउस के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं वो आपको देखना है। ठीक, जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ने से, अब मान लो ये धरती है, ठीक, इसमें क्या हो गया, जो गैस नीचे आया कांच की तरह होती है, बताया ना, आ तो गया लेकिन वापस वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है ना, तो ये क्या यहीं पे रुक जा रहा है, तो ये पूरा वायुमंडल गर्म हो जा रहा है हमारा धरती का। इससे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ जा रहा है, तापमान बढ़ेगा तो इसमें जितने भी पर्वत पठार इत्यादि में हिम वगैरह है, जो आइसलैंड वगैरह यहाँ पे है, समझ लो बड़े बड़े कहना चाहिए कि आइस का यहाँ पे जो हिम है, वो जो चीज़ें, वो क्या होगा, वो पिघलने लगेगा, क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, जिससे जब मेल्ट होकर के पानी से बहेगा तो समुद्री जल में क्या होगा, वृद्धि होगा, और उससे बाढ़ आ सकता है, जनजीवन को नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन भी हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगा, कहीं पे कम वर्षा देखने को मिलेगा, तो कहीं पे ऐसा हो जाएगा वर्षा ही नहीं होगा, तथा जो समुद्री पौधे हैं उसको वो खत्म हो जाएगा, जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। प्रवाल जो है, प्रवाल खत्म हो जाएगा, विरंजन होगा, मतलब धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। समय से पहले आम में बौर आ जाना, आम के पौधे में जो मोर आता है ना, समय से पूर्व आम में बौर आ जाना, ठीक है, वो कहना चाहिए कि
समय से पहले ही उसमें बौर देखने को आपको मिलेगा। वैश्विक तापमान में स्वास्थ्य को ये क्या करेगा, कुप्रभावित कर देगा, क्योंकि विश्व पूरा गर्म हो जाएगा, ऐसे हेल्थ पूरे विश्व में पूरा ऐसे प्रभावित हो जाएगा। ये सारा इसका इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा था CGPSC ने कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन करता है, तो सबसे पहले में चीन करता है, याद रखना। कितना परसेंट? 20%। इसीलिए एक कॉप सम्मेलन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे धरती को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं कॉप, और कॉप के बारे सीरीज़ चलती है, वो आगे होते रहता है, हर साल कॉप सम्मेलन होता है, मैं बताऊंगा। कॉप 25, कॉप 26, कॉप 27, ये सब होता है। कॉप सम्मेलन के बारे में भी आगे अपन चर्चा करेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग में कैसे अपन क्या करें, कार्बन उत्सर्जन को रोकें, ऐसा करके। तो ग्रीन हाउस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चाइना करता है, दूसरे में कौन करता है, तो अमेरिका करता है, तीसरे में रशिया करता है, और चौथे में भारत करता है। याद रखना, भारत का जो स्थान है, ये 2018 की बात बता रहा हूँ, 2018 में इसका स्थान 4.1 मतलब 4% में था, और ये चौथे स्थान में था। अगर परसेंट नहीं देखोगे तो आप स्थान में देख लेना, चौथा। पहले में कौन है, तो चाइना। ठीक है, चाइना ने भारत ने तो कहा कि ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, कॉप सम्मेलन की बातों को ध्यान रखेंगे और उनका पालन करेंगे। लेकिन चीन और अमेरिका ने क्या किया, वो बोलते हैं कि हम हमेशा शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हम कार्बन उत्सर्जन को नहीं रोक सकते, हमारा खुद का मतलब न्यूक्लियर इत्यादि चीज़ों पे अपन काम करते हैं। तो इसीलिए वो कई बार कहना चाहिए कि सम्मेलन में अपनी बातों को रखते भी हैं, और वो क्या करते हैं, हठ धर्मिता के साथ साथ में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के कारण इनका कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिससे क्या हो रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि में इनकी भूमिका बड़ी है। तो चाइना पहले में, और दूसरे में अमेरिका, तीसरे में रूस, और भारत जो है चौथे में है ग्रीन हाउस में। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। वही चीज़ है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है ना। ग्लोबल वार्मिंग का सरल भाषा में अगर आपको बताऊं मैं, तो ग्रीन हाउस के जो गैस है उसके निरंतर जब वो बढ़ेगा, तो वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, निरंतर बढ़ते जाएगा। पूरा विश्व जो है ग्लोबल रूप से क्या है, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक ठीक है। इसमें देखना, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल और निचले वायुमंडल के तापमान में क्या होगा, धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगा, और स्थानीय तथा प्रादेशिक और विश्व स्तरीय जलवायु में परिवर्तन होने को आपको दिखेगा। ठीक है। वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है 379 ppn है, जो कि निरंतर क्या है, बढ़ रही है, और वर्ष 2030 तक इसकी जो मात्रा है वो 379 से बढ़ के 640 ppn पहुंच सकता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता को मापन करने के लिए ppn मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहां तक पहुंच सकता है। कब? 2030 तक, अर्थात सिर्फ 8 साल बचा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 640 मतलब वर्तमान 379 का 2 गुना लगभग अपन मान सकते हैं, वहाँ पहुँच रहा है। और ऐसा होने पर जो पृथ्वी का औसत तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। मतलब सिर्फ जो एवरेज टेम्परेचर है कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस आपको ज़्यादा 4.5 है, मतलब 5 बोल सकते हैं, इतना भुगतना पड़ेगा आपको। गर्म जो है मौसम को, गर्म जो इन्वायरमेंट है उसको फेस करना पड़ेगा। और ऐसा होने से हमारे पर्यावरण और जीव समुदाय पर बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ेगा। यही ग्लोबल वार्मिंग है। क्या मुख्य कारण है भाई? तो देखो बेटा, इसमें मुख्य कारण में जो बता रहा हूँ वो मेंस में काम आएगा, लिखना है आपको। मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जो विभिन्न देश जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, भारत चौथे स्थान पे बताया। इस टाइप की कंट्री को इसमें बिल्कुल इसमें सरेंडर करना पड़ेगा, आपने उत्सर्जन को कम से कम करना पड़ेगा। दूसरा, जंगल की कटाई, जंगल की कटाई हो रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, तो ग्लेशियर पूरा पिघल रहा है, तो वो बाढ़ के रूप में बह जा रहा है। अगर जंगल रहता तो वो जंगल में थम जाता पानी कहीं ना कहीं। फिर मीथेन का उत्सर्जन पे लोगों को कम करना पड़ेगा, मीथेन का उत्सर्जन बहुत हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, पोटेशियम के मापने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रमाणिक लिया जाता है। व्यापम में क्वेश्चन आया था 2018 में कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है, समझ लो, तो ग्लोबल वार्मिंग के पोटेशियम के मापने में सीधा पूछ दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेशियम के मापने में किस गैस को प्रमाणिक लिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया गया है। वो घुमाएगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये रखना है कि सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना है। अब ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, और आपको ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को जब बताया हूँ तो आपसे बन भी जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, वैश्विक तापमान में वृद्धि से पहाड़ों, ग्लेशियरों, अंटार्कटिका और ध्रुवों के बर्फ क्या पिघल जाएगा, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा, क्योंकि वो पिघल करके नीचे आएंगे धरती पे। परिणाम स्वरूप जो है अनेक द्वीप, देश और बहुत सारे क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाएगा, पानी से डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगा पूरा और हाहाकार मच जाएगा। और वर्षा का चक्र जो है गड़बड़ाने से कृषि कार्य भी बहुत ही प्रतिकूल होगा, बहुत प्रभाव होगा और लोग भुखमरी की तरफ जाएंगे, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान भी बिगड़ेगा और लोगों को न अनाज मिलेगा, न रहने के लिए आवास मिलेगा, बाढ़ ही बाढ़ होगा, पानी ही पानी होगा। क्योंकि मान लीजिए जो ग्लेशियर, जो पर्वत के ऊपर में ग्लेशियर जमे हैं, वो सारे ग्लेशियर पिघल करके नीचे आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान से समझे, धीरे धीरे अपन डील करेंगे, सारी चीज़ों को बताऊंगा और ये सारा चीज़ याद रखना आपके पीएससी में काम आएगा, प्लस व्यापम के द्वारा आयोजित की गई सारे एग्ज़ाम में भी काम आएगा। इसीलिए इतना डिटेल में डील करा रहा हूँ ताकि आपके सिलेबस से भी क्वेश्चन बने और आपका सिलेबस के अलावा सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, बस रिवीजन करते रहें बेटा। मैंने जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं उस एग्ज़ाम में 9 सरकारी एग्ज़ाम, 5 पीएससी मेंस, 1 इंटरव्यू, है ना, वर्तमान में रेलवे में पोस्टिंग, ये सब हूँ अपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के दम पे। आप रिवीजन पे ज़्यादा काम करो, आपसे भी अच्छा एग्ज़ाम निकलेगा, आप भी बुक राइटिंग करेंगे, आप भी लोगों को पढ़ा सकेंगे। लेकिन तब जब आप रिवीजन को मजबूत करोगे, कम से कम 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार रिवीजन कर दो। मैंने आपके लिए एप्लीकेशन के सेटिंग को अनलॉक कर दिया है ताकि आप जो है मल्टीपल टाइम देख सको। कोई दिक्कत नहीं है, डेटा फुल रखा करो और सस्ते में पढ़ा रहा हूँ, डेटा में खर्चा करो और अच्छे से घर बैठे स्टडी करो। याद रखो, जो मेरा प्रयास है जन जन तक पहुँचना चाहिए, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार सबको कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिले। जान लगा दो, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी इतना मेहनत करो, तुम भी बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, लोगों तक पहुँचाओ इस बात को कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो माधव पहल अकेडमी का ज्वाइन करें। और उनको अगर बताना है तो खुद आप एक प्रमाण हो, आप ही उनको बताओगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ और क्या डेटा देता हूँ, कहाँ कहाँ से डेटा लाता हूँ। ठीक है, पिछले 25 सालों से, 20 सालों से, राज्य बनने के पहले से भी जो डेटा, जो एमपी के क्वेश्चन आते थे उसको भी मैं अपने क्लास में शामिल करता हूँ ताकि आपसे एमसीक्यू सॉल्व करते समय ये सारा चीज़ आपका काम आए। और ये जो 15 से 20 साल का जो डेटा है वो आसानी से मिलता नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तब जा कर के मिलता है। ठीक है, तो काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।